बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। स्टीम प्रोडक्शन एबी के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है और ये फ़ज़ाइल फ्यूल बर्निंग स्टडी पर मबनी है। यानी हम कुछ फ़ज़ाइल फ्यूल की बर्निंग स्टडी करेंगे। तो ये पेज नंबर 1 है। तो ये मौजू यही है, फ़ज़ाइल फ्यूल ईंधन का मुतालिया, बर्निंग मुतालिया। अब फ़ज़ाइल फ्यूल मैंने बता दिया पहले पिछले बाब में कि ये जो फ्यूल जलने के दौरान वो फ्यूल जो ज़मीन की तहों से निकलते हैं वो सारे फ़ज़ाइल फ्यूल कहलाते हैं। इसमें कोयला, नेचुरल गैस, LNG, LPG और वो दीगर फ्यूल जैसे फर्नेस ऑयल और पेट्रोल, डीजल वगैरह सब शामिल है। तो अब हम एक स्पेशल फ्यूल के बारे में बात करते हैं जो कुछ गैसों के साथ तो मिलता है लेकिन नामुकम्मल बर्निंग पर वो फर्नेस में मौजूद होता है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हम यानी ये मौजू है कार्बन मोनोऑक्साइड के जलने पर नोट लिखें। मज़ीद वरा ये किस हद तक ये इसलिए है कि ये अगला मौजू बहुत अहम है, इसको आपने ख्याल रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फर्नेस में ईंधन को नाकाफ़ी या स्टीचोमीटर की हद तक ऑक्सीजन मुहैया की जाए, यानी स्टीचोमीटर का मतलब है बिल्कुल पूरी या नाकाफ़ी यानी दी जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यानी कार्बन के साथ दो एटम ऑक्सीजन के अटैच होने की बजाय एक एटम अटैच होता है कार्बन। इसके साथ कुछ एल्डिहाइड्स भी बनते हैं और कीटोन और एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं। ये दरअसल कंबशन चैम्बर में कुछ खाली पॉकेट्स रह जाती हैं। कंबशन चैम्बर में कुछ खाली जगह मामूली सी रह जाती हैं जहाँ नाकाफ़ी ऑक्सीजन मुहैया होती है। थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़्यादती से ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। यानी अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन मज़ीद दे दी जाए तो ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। ये अगर हवा में कसीर मिकदार में खारिज कर दी जाए तो इंसानी अमवात का सबब बन सकती है, बायस बन सकती है। इसका मॉलिक्यूलर वज़न तकरीबन आम हवा के बराबर ही होता है। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का वो ये 8 होता है, वो अकेले का, ठीक है। वो तो ये आम 12 जमा 16 28। तो इसका मतलब ये है कि सूंघने पर किसी किस्म की घुटन, बदबू या तलखी पैदा नहीं करती है, बल्कि पुरसकून नींद तारी करती है, कमज़ोरी पैदा करती है। इससे इंसान उसे ग़ज़ाई वजह करार देता है। असल बात यह है कि ये जो गैस है अगर कहीं लीक हो जाए तो वो जो है ना नींद तारी करती है और कमज़ोरी पैदा करती है। आम आदमी अगर थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिकदार में ना हो, आम आदमी उसे कोई ग़ज़ाई वजह करार देता है और फ़रार का तरीका भी नहीं ढूंढता है। यही वजह है कि सोने के दौरान गैस हीटरों से खारिज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पुरसकून नींद वाली मौत का बायस बनती है। आम दीगर जो जहरीली गैसें हैं जैसे क्लोरीन है, अगर कोई क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड है या कोई और जहरीली गैस अगर कोई छोड़ दी जाए किसी कमरे में या कहीं से आ जाए या कोई इस किस्म की नागवार बदबू कहीं गटरों वगैरह से आ जाए कमरे में, तो वो खांसी तारी करती है, नींद आपकी उड़ा देती है और आपको घुटन महसूस होती है। आप उससे फ़ौरन फ़रार का तरीका ढूंढते हैं, यानी दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाए, उसका बायस ढूंढें। तो ये गैस जो है ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस नींद तारी करती है और कोई किसी किस्म का खांसी इरिटेशन नहीं करती। ये दरअसल फेफड़ों से ऑक्सीजन छीनकर वहीं कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है। हम ऑक्सीजन भी ले रहे होते हैं, हवा में मौजूद होती है, तो ये फेफड़ों से में ही कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है। सांस की आमदा ऑक्सीजन खून के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पट्टों को रवाना होने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनकर रवाना हो जाती है। यानी वो जो है सांस की जो ऑक्सीजन आ रही है
उसी के साथ वही रिएक्शन करती है और वो जो है ना वो आगे जो फिर वो पट्ठों को कार्बन डाइऑक्साइड रवाना हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जिसम में पहले से मौजूद होती है, इस वजह से कोई इरिटेटिव रिस्पॉन्स नहीं होता। जो गैसें इंसानी जिस्म में आती जाती रहती हैं जैसे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ हवा में नाइट्रोजन भी आती है, और CO2, जिस्म उनसे मुतल्लिक रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो उसको समझता है ये अपनी शय है। ठीक है, तो इस वजह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो वो अपनी शय बन जाती है अपना। बॉयलरों में इस गैस के बनने से काफ़ी हरारत ज़ाहिर होती है। बॉयलरों में अगर ये गैस जले तो जो कि मसावात से ज़ाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ईंधन से सिर्फ 1/3 हरारत ही हासिल होती है। यानी कार्बन जलने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उसके टोटल का 1/3 हासिल होती है, बकाया हरारत ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा जलाएं तो हम ज़ायशुदा हरारत दोबारा हासिल कर सकते हैं। बॉयलर में ऐसा सिर्फ कुछ ज़ायद हवा देने से ही मुमकिन बनाया जाता है। ये आ गया, ये 1 पाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस 3960 BTU हीट पैदा करती है। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड बतौर फ्यूल भी यूज़ होती है। जो कोल गैस होती है यानी कोयले से तैयार की जाती है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फर्नेसेस में जलती है, तो वो एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल होती है। ये देखें, अब हम मसावात का स्टडी करते हैं। 2C=O2 यानी हीट एंड लेस ऑक्सीजन। जब हम हीट दी और लेस ऑक्सीजन दी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बने। इसकी दीगर स्टडी करें, 2×12, ये 12 होता मॉलिक्यूल एटॉमिक मास इसका, तो ये तो वो 24 हो गई। ये 2×16 एटॉमिक मास होता ऑक्सीजन का, ये 32 हो गई। तो ये 2 या ये सब को जमा करें तो ये 2 कार्बन मोनोऑक्साइड जमा ऑक्सीजन, ये 16 जमा 2 28 और 2 वो बन गए 56। अच्छा, अब ये तो था मास के हिसाब से। अब वो दीगर ये है कि 1 पाउंड और ये तकरीबन बनेगा 1.33 पाउंड, तो ये हमें हासिल हुई 2.33 पाउंड्स ये हासिल हुई। तो ये जमा 3950 BTU। ये यहाँ 3960 लिखे गए हैं, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये आप किसी और रिकॉर्ड से देख लें। 3950 है, ये 60 है, इस वजह से ना मैं इसको मिटा नहीं रहा। अच्छा, तो अब देखें, ये अगली रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और दे दिया तो वो 2CO2 बन गई, यानी ये पूरी CO2 बन गई। तो अब इसको बैलेंस करें, 2×12=16 वही है, ये यही आ गया। 2×12=16 ये वाला आ गया, ये आ गया जी 28×2 56 जमा 2×16 ये ऑक्सीजन का आ गया। तो ये आ गया जी 2×12 वो ये 18 वो क्या बन गए, ये 2 ये इसका है डबल है, यानी डबल ऑक्सीजन है, ये 2×16 हो गया। और वो 2 कार्बन, ये 2 ये है, और कि टोटल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 4 है और 2 कार्बन है। ये देखें, ये कार्बन आ गई, हम अंदर के ग्रुप को देखें, और ये जो है डबल 2×16 ये सारा कुछ मिल गया। तो इसको दूसरे को बैलेंस करें, 2.33 पाउंड्स 1.33 पाउंड्स 3.66 पाउंड हासिल हुए, और इतने BTU हीट खारिज हुई, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद इतने BTU हीट रहती थी वो जो मिल गई। यही वजह है कि बॉयलरों के कंबस्शन चैम्बर इतने बड़े होने चाहिए ताकि बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सही तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाए। मज़ीद बरा फर्नेस का टेम्परेचर इतना होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो ताकि कंबस्शन मुकम्मल हो सके। यानी टेम्परेचर फर्नेस का डाउन नहीं होना चाहिए और बहुत अप भी नहीं होना चाहिए ताकि इग्निशन टेम्परेचर पूरा हो सके। लेकिन ज़रूरत से बड़े चैम्बर भी पैसे और मेहनत का ज़िया है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फर्नेसेस वो भी अच्छे नहीं हैं। ये एक कैलकुलेशन होती है, ये अलहदा इंजीनियरिंग है कि ये कितना बड़ा फर्नेस होना चाहिए। कोल गैस जो एक फ्यूल है और कोयला तैयारी CO गैस और हाइड्रोजन गैस मिक्सचर में इस्तेमाल होती है। ये जो है ना, ये अब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टडी मुकम्मल हुई कि इसको कैसे जलती है। आगे एक और गैस है
जो नेचुरल गैस में पाई जाती है और बतौर खाली फ्यूल तो इस्तेमाल नहीं होती। अगले दौर में ये कोशिश की जा रही है कि दुनिया में हाइड्रोजन फ्यूल को रिवाज दिया जाए, लेकिन इतनी हाइड्रोजन आएगी कहाँ से, तो ये एक सवाल है। बहरहाल ये कोशिशें पूरी दुनिया में, यहाँ आपस में बात करते हैं, पूरी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं कि तमाम एनर्जी का लोड बिजली पर डाल दिया जाए, दूसरे जो फ्यूल हैं वो तकरीबन ख़त्म कर दिए जाए, तमाम एनर्जी का, और बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए। बिजली के जो प्रोडक्शन के तरीके हैं, क्योंकि बिजली जो है ये थोड़ी सी तारें मांगती हैं और एक आध मोटर मांगती है या ऐसे ही इक्विपमेंट मांगती है, तो ये जो है ना हाइड्रोजन है वो जो है ना वो, और जो फ्यूल जलने हैं उसके लिए हाइड्रोजन जलाई जाए। यानी गाड़ियाँ जो है हमारी ऑटोमोबाइल या तो बिजली पर कर लो तो या हाइड्रोजन गैस जला लो। तो बिजली पर अगर आप करते हैं तो बिजली ज़्यादा हो जाती है, तो आप पानी के एनालिसिस से हाइड्रोजन हासिल कर सकते हैं। आपको पानी के एनालिसिस से ऑक्सीजन सरप्लस होगी, तो ऑक्सीजन भी आपके फ़ायदेमंद है, ऑक्सीजन फाउंड्रियों के लिए यूज़ होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ऑक्सीजन फाउंड्रियों में जलाई जाती है उससे फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, ये अब हम क्योंकि फ्यूल में ये मौजूद होती है, नेचुरल गैस में थोड़ी बहुत, तो ये हम इसकी स्टडी करते हैं। हम 3 फ्यूल में जो फजाइल फ्यूल है उसमें 3 गैसें हैं, 3-4 गैसें होती हैं जो जलती हैं। हम ना जलने वाली को तो छोड़ें। एक तो कार्बन होती है, ये गैस तो नहीं होती, ये सॉलिड होता है, लेकिन हम इसको अभी कार्बन को लेते हैं। हाइड्रोजन होती है और इसके अलावा गंधक होती है, ये हम इनकी स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस के जलने से, हाइड्रोजन जलते वक्त ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाती है, जब इसको जलाया जाता है तो वापस दोबारा पानी बन जाता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि हम हाइड्रोजन को जला लें। तो हाइड्रोजन वाटर के एनालिसिस से हासिल होगी, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना जलने के बाद बहुत हरारत देती है, बहुत हीट देती है। मसलन ये देखें कि हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन, इसके करीब थोड़ा सा फ्लेम लाए विद लिटिल एक्सप्लोजन, थोड़ा सा धमाका होता है पहले स्टार्ट में, बाद में नहीं होता। 2 वाटर जमा टू मच हीट, यानी ये हीट की मिकदार है यहाँ लिखी है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होता है, 2 ज़रबे 2, यानी ये 1-1 हो गया, 1 और 2, 2 और 2 4, तो ये इसके 16 होता है ऑक्सीजन का, 2 ज़रबे 16, तो ये 32 पार्ट हमें हासिल हुए, 2 वाटर मालिक्यूल हुए पार्ट्स, ये हमें हासिल हुए। तो ये इसको दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, 1 पाउंड और 8 पाउंड, ये 1 पाउंड होगा तो ये 8 पाउंड हो गए, यानी वो ये हासिल हुई 9 पाउंड, ये और 61,000 BTU हीट पर पाउंड हासिल होगी। सनती तौर पर बॉयलरों के लिए इसका मुहैया करना बहुत महंगा अमल है। ये बतौर ईंधन सिर्फ उन इदारों में इस्तेमाल होती है जहाँ ये किसी प्रोसेस में बतौर बाई प्रोडक्ट पैदा हो रही हो। जैसे ये बाई प्रोडक्ट, ये एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में सिंथेसिस गैस हासिल होती है बाई प्रोडक्ट, तो ये जो है ना सिंथेसिस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ मीथेन का मिक्सचर होती है, तो ये हासिल होती है। ये या कई और रिफाइनरियों में भी हासिल होती है और इसके अलावा भी कहीं से हासिल होती है। मसलन ये घी के जो बड़े प्लांट है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो वहाँ भी हासिल होती है, लेकिन वो वही खप जाती है, ऑक्सीजन वो बेच लेते हैं। या जहाँ ये प्लांट खपत ज़ायद हो जाए तो बॉयलरों में जलाने के लिए मुहैया की जाती है, मसलन ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियाँ वगैरह वगैरह। इसके अलावा पहले से बॉयलरों में प्रोविजन बनाए जाते, ऐसे बॉयलरों में जहाँ आपने वो ये हाइड्रोजन जलानी होती है तो उसके लिए एक प्रोविज़न बनाते हैं कि हाइड्रोजन को फिर और नेचुरल गैस को मिक्स कैसे करना है।
वो एक मिक्सर बनाया जाता है, उसमें स्पेशल तरीके से ये मिक्स की जाती है। लेकिन ये क्योंकि वो जो मैंने आपको वैसे बताया फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में सिंथेसिस गैस वहाँ कीमती होती है क्योंकि उससे अमोनिया बनानी होती है। लेकिन अगर वो सरप्लस हो जाए या वेंट करनी है तो वेंट करने की बजाय उसको बॉयलरों को बेच देते हैं और उनको इंटीमेट कर देते हैं कि हम सिंथेसिस गैस बेच रहे हैं। तो वो जो है ना ऑपरेटर कॉन्शियस हो जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अभी पोल्यूशन के नुकता बैन अवी तो सोचा जाए ऑटोमोबाइल गाड़ियों को पेट्रोल और CNG में हाइड्रोजन से चलाए। इतनी कसीर हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगी, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन फाउंड्री में दाता गिराने पर काम आएगी, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बिजली बड़े बड़े पावर शमसी पावर हाउसेज से हाइड्रोजन फ्यूल पावर हाउसेज से हासिल होगी। ये यानी हाइड्रोजन का अच्छा दूसरा फ्यूल है। उससे अगला जो बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है वो है गंधक। ये गंधक बतौर फ्यूल नहीं है, सॉरी मैंने कह दिया। वो बात ये है कि ये फ्यूल के साथ आता है, कोयले में भी आती है, फर्नेस ऑयल में भी आती है और नेचुरल गैस में भी आती है। तो कोयले में कुछ ज़्यादा वह हो सकती है गंधक, लेकिन क्योंकि ये फिर हीट तो देती है तो या तो पहले सफाई कर ली जाए, वो अलग खर्चा है, तो ये गंधक जलती है। यानी ये वो क्या कहते हैं आपको फर्नेस में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की अहमियत बन जाती है। गंधक थोड़ी या ज़ायद कदर मकदार में कोयला, तेल और कुदरती गैस में पाई जाती है। जब इन ईंधनों को ये मैं इसलिए मुतालिया ये आपको करता हूँ कि कोई चीज़ रह गई हो तो मैंने जो लिखी है इससे मिल जाए। जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो गंधक भी साथ ही जलती है। इस वजह ये मजबूरी गंधक या दीगर मरकबा जिसमें ज़्यादातर नामियाती गंधक जिसको मरकप्टान कहते हैं वो कहलाते हैं कि सूरत में शामिल होती है। गंधक हवा से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। बतौर ईंधन यह कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। खालस गंधक बतौर ईंधन कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। अलबत्ता यह है कि ये जो प्लांट होते हैं ना एसिड बनाने के प्लांट, उसमें गंधक को जलाया जाता है और बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी जो गैसें होती हैं वो फ्लू गैसें जो कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसको आगे गंधक का सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, जबकि उसकी हीट को यूटिलाइज़ कर लेते हैं स्टीम बनाने के लिए। क्योंकि ये हवा में आलूदगी पैदा करता है जिससे हवा में तेज़ाबी बुखारात बढ़ जाती हैं। मज़ीद बॉयलरों में कोल्ड एंड क्रोजन बढ़ जाती है। कोल्ड एंड क्रोजन क्या होती है कि जब फ्लू गैसों में ये गंधक जा के सल्फर डाइऑक्साइड जारी हो, अगर हम टेम्परेचर 149.2 डिग्री C अगर हम इससे नीचे ले आएँ तो हवा के साथ मिलकर एंड में जो डक्ट होती है जो चिमनी को जारी होती है उस डक्ट की साइडों को, लोहे की साइडों को डैमेज कर देती है। तो इसको कहते हैं कोल्ड एंड क्रोजन। तो इसका ईंधन से शुरू में अलहदा करना एक महंगा काम है। अगर बहुत ही ज़्यादा किसी में गंधक आ रही हो किसी फ्यूल में तो वो फिर प्लांट लगा लेते हैं। कोयला के अलावा अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में काफ़ी मकदार में गंधक हो तो उसे आयल वेल के नज़दीक ही प्लांट लगा कर अलहदा कर लेते हैं। यानी आयल वेल कोशिश करता है कि अच्छी गैस, अच्छा फ्यूल फर्नेस ऑयल या वो कोयले के प्लांट में अच्छा कोयला आपको भेजा जाए। तो वहीं वो खारिज होने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड को फ्लेयरिंग के जरिए जला देते हैं। अगर तो थोड़ी सी गंधक इतनी इकनॉमिकल ना हो, एसिड प्लांट लगाना मुश्किल हो, सल्फर को रिमूव करना मुश्किल हो, तो वो गंधक को उसको जलाकर वहीं जलाते हैं। क्योंकि ऑयल वेल्स आमतौर वीरानों में होते हैं तो वहाँ इतनी पोल्यूशन का सोचा नहीं जाता। अगर ये गैस कसीर मकदार में फिर मज़ीद प्लांट लगा गंदा लगा आमतौर ऐसी जगह सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट भी लगा लेते हैं गंधक की जलने में। ये एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है साफको सऊदी अरब में, सऊदी अरब फर्टिलाइज़र कंपनी। तो वहाँ की जो गैस है उसमें गंधक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लगाया गया है। ये अब मसावाद है सल्फर जमा ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड 32 जमा 32 इसका वो 32 मालिक्यूलर वेट होता है और ये 16 डबल 32 हो गया 64 मास ये हासिल है 1 पाउंड तो ये 3983 PTU हीट पैदा होती है। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड में को मज़ीद ऑक्सीजन दी जाए सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब पानी में हल किया जाता है
H2SO4 बन जाता है। अब वो फजाइल फ्यूल में तीसरा जो फ्यूल है वो उसके लिए वो कार्बन है। तो कार्बन के मतलब ये जो, क्योंकि कार्बन बेसिकली कोयला ही होती है, तो कार्बन के मतलब अगले जो है ना लेक्चरों में, एक लेक्चर में आप देखेंगे कि कार्बन का जलना कैसे है। इस वजह से यहाँ शामिल नहीं किया गया वहाँ, क्योंकि कोयला में वो शामिल करना था, ज़रूरी था, तो वो आगे आप एक लेक्चर में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बात ख़त्म हुई। इससे पहले मैं कहूँ लाइक कर दें लेक्चर को, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, या जो कुछ भी आप पसंद करते हैं, और वो हम मेरे लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला आपको भी खैरियत से रखे। और दीगर ये बारीक बातें होती हैं, इसका तल्लुक़ आपकी रोज़ी रोटी से। मतलब ये है कि अगर आप बॉयलर का इम्तहान पास करते हैं रिलेटिव, तो फिर भी रोज़ी बढ़ेगी। और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने प्लांट पर डायरेक्टली अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, और उससे प्लांट की बेहतरी लाते हैं, तो फिर भी आपकी रोज़ी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच।